और इस पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी नेता से नीतीश कुमार जैसे नेता खोजने पर भी दिया लेकर के आपको नहीं मिलेंगे। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से इसलिए डरते हैं कि इनकी रणनीति का थाह लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अब बेलागंज चले आइए, बेलागंज में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिया। क्यों दिया? यादव वर्सेज यादव के बीच में एक मुस्लिम उम्मीदवार देने का मतलब क्या है? निश्चित रूप से किसी को कमजोर करना है, निश्चित रूप से किसी को मजबूत करना है। संतोष महतो, सब कुछ न्यौछावर करने वाले संतोष महतो आज कहाँ है? पहले बीजेपी में गए, जेडीयू से आपके कारण बाहर हुए, बीजेपी में आपके साथ गए, वहां उनको मान सम्मान नहीं दिला पाए। आप कैसा काम किए? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच करने के लिए बैठे हैं। बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी घातक होती है, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहते हुए क्या कुछ बड़ा स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं? क्या क्लाइमेक्स का इंतजार सभी बिहार के जनता को, दर्शकों को करना होगा? नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से लगातार चुप थे और अब उनकी चुप्पी जो है वो धीरे धीरे खुल रही है। कई बयान वो दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला करेंगे। मुद्दे की बात में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी कि साहब की चुप्पी क्या करने वाली है, क्या नई राजनीति पटकथा लिखने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। चलिए बाबा से जुड़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि सबको चकमा देने वाला कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो नीतीश कुमार ने बना दिया है। किस फॉर्मूले की चर्चा अब होने लगी है बाबा? देखिए रत्नेश, आपने इंट्रो जो दिया उसमें आधी सच्चाई आपने कही, और जो खास करके सोशल मीडिया में पत्रकारिता का नॉर्म्स जो है उस नॉर्म्स के तहत आधा आपने छुपा लिया है। जी बिल्कुल, वो आधा पूरा आपने पूरा का पूरा फोकस जो है वो नीतीश कुमार पे करके असली बात आप पूरी तरह से गौन कर दिए हैं। लेकिन असली बात अब हम बताएंगे। असली बात ये है कि नीतीश कुमार जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चरतरफा घेरने की बात कर रही है, कोशिश कर रही है, उसी तरह से बाकी का भी स्थिति नजर आ रहा है। यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपना जाल बिछा रही है, पासा फेंक रही है, वहीं नीतीश कुमार भी। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अंतिम क्षण तक हार नहीं मानते हैं। सबकी स्ट्रेटजी समझ में आ जाती है, लेकिन नीतीश की स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है। आखिर नीतीश करने क्या जा रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो कुछ ऐसी बातें हैं, मैं तो इधर लोगों से कम मिलने जा रहा हूँ फेस टू फेस। फ़ोन पे बहुत लोगों से बातचीत होती है और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से बातचीत होती है। लगातार फीडबैक आते रह रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारी खबरों के बाद लोग लगातार फ़ोन करते हैं। पंचनामा जब करते हैं संपादक नमन मिश्रा जी, तब लोग फ़ोन करते हैं कि बाबा ये बात पंचनामा में नमन जी ने बोला है, आप ये बात कह रहे थे। हर किसी की अपने अपनी सोचने और समझने की क्षमता है, हर कोई अपने हिसाब से आकलन करता है। जिस तरह का बिहार में माहौल बना है राजनीतिक, हम बार बार ये बात रिपीट क्यों कर रहे हैं रत्नेश, कि चुनाव 2 राज्यों में होने वाला है, 2 राज्यों में मजबूत चुनाव होने वाला है। एक महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बना करके और सत्ता में है, दूसरी तरफ कोशिश करने के बाद भी झारखंड में वो सरकार नहीं बना पाई, जिसको फिर से अपने पाले में करने के लिए और सरकार बनाने के लिए वो तैयारी कर रही है। और ऐसी स्थिति में चर्चा इन 2 राज्यों की छोड़ करके अगर बिहार की हो, जबकि 15 और राज्य हैं जिनमें उपचुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार कुछ विशेष है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा में भी बिहार बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया था कि यहाँ नीतीश कुमार हैं, और इस पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी नेता से नीतीश कुमार जैसे नेता खोजने पर भी दिया लेकर के आपको नहीं मिलेंगे। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से इसलिए डरते हैं कि इनकी रणनीति का थाह लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी का एक ऑरा था, लोग आजमाना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार पिछड़ गए। और अगर विपक्ष नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया होता तो टक्कर बहुत कड़ा होता। नीतीश कुमार टक्कर देने की स्थिति में थे, ऐसी बात नहीं थी। जो 282 सीट आया, 272 से ज़्यादा, वो सीट हो सकता था कि फिर से एक बार कम होता, जोड़ तोड़ की सरकार बनती।
19 की बात करें तो वहाँ नीतीश कुमार आकर के 17 सीट तो बढ़ा ही दी है। इसके साथ साथ 6 सीटें और भी बढ़ा दिया उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का। इसके साथ 17 सीटें और बढ़ा दी, 16 सीटें अपनी और 17 सीटें उधर बढ़ा दिया भाजपा का। यानी 40 में से 39 सीटें नीतीश कुमार के कारण आया। नहीं तो 2015 में जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद के साथ मिल करके जो खेल खेला था, लोकसभा चुनाव कहाँ वो लालू प्रसाद के साथ मिल करके लड़े हैं कि जिससे आप अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी कितना मजबूत हैं। अगर साथ मिलकर दो पहलवान एक ही हाइट वेट के अगर लड़े तब ना, एक पहलवान मजबूत है, एक पहलवान को आप अलग अलग टुकड़ी में बांट दिए हैं कि तुम ही दाव नहीं मार सकते हो, तुम ही दाव नहीं मार सकते, तुम ही दाव नहीं मार सकते, तो निश्चित रूप से दूसरे पहलवान तो जीतेगा ना। कहाँ समाजवादियों के जगह करके जब साथ में आए तब मात दिए हैं। इस बार भी प्लानिंग पूरा था और लगभग आप समझिए कि कामयाब ही ना हो गए हैं। 162 सीटों में 60 सीट से भी कम आया है भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब क्या है? ये सीधी तौर पे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई है और लालू के साथ मिलकर के नीतीश कुमार जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो काम कर गया। अब जो बिहार की स्थिति है, और हम बार बार कह रहे हैं कि सबको चकमा देने वाला फार्मूला रेडी हो गया है, इस फार्मूले की तरफ आप बढ़िएगा तो इसमें दो फार्मूला पैरेलली चल रहा है। एक फार्मूला नीतीश कुमार को कमजोर करने वाला, और दूसरा ये सब कुछ समझ करके नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। क्या नीतीश कुमार भी कोई फार्मूला रेडी कर लिए हैं या नीतीश कुमार के लिए कोई और फार्मूला बना रहा है? जी। इसके तरफ अगर आप जाइएगा तो आपको 2-3 चेहरों पर नजर आएगा। पहला प्रशांत किशोर पर नजर आएगा कि प्रशांत किशोर आखिर कर क्या रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के, जैसा कि उनके विरोधी कह रहे हैं, काम कर रहे हैं? अगर प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे में रख दीजिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बैठा दीजिए आप, और यहाँ पर प्रशांत किशोर को रख दीजिए, और बीच में आप लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को रख दीजिए, तो आपको नजर आएगा कि जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ प्रशांत किशोर का है, चाहे अनचाहे में हो। उम्मीदवारों के चयन में आपने देखा इमामगंज में उन्होंने जो उम्मीदवार चयन किया पासवान जाति से आते हैं, वहाँ लड़ कौन रहा है? माझी बनाम माझी, बिल्कुल। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि वो एक अलग धारा की बात कर रहे हैं, अलग का वोट वो अपने पाले में करना चाहते हैं, जिसके जो वोट पासवान समाज का उधर जा रहा था वो वोट कमजोर हो, बिल्कुल यही होगा। एक जो पैटर्न चला आ रहा था उस पैटर्न से थोड़ा सा अलग हटके किया जाए काम। बिल्कुल। दूसरी तरफ अब बेलागंज चले आइए। बेलागंज में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिया। क्यों दिया? यादव वर्सेस यादव के बीच में एक मुस्लिम उम्मीदवार देने का मतलब क्या है? निश्चित रूप से किसी को कमजोर करना है, निश्चित रूप से किसी को मजबूत करना है, लेकिन यहाँ तो मजबूत करने से ज़्यादा खुद को जीतने की बात चल रही है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, उन्होंने बाकी के और जातियों को भी 1 साल के लिए अपना मुरीद बनाने का बात सोचा है कि 1 साल खाली आजमाइए ना हमको, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो आप मुख्य चुनाव में हमको बाहर फेंक दीजिएगा। ये स्ट्रेटजी उनकी काम कर रही है। बाकी आप देख लीजिएगा कि अभी तक उन्होंने रामगढ़ में अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। तरारी में जो उम्मीदवार दिया है वो उम्मीदवार राजपूत समाज से है, निश्चित रूप से नॉन पॉलिटिशियन है। राजपूत समाज का वोट कितना आएगा, जबकि वहाँ निर्णायक भूमिका में भूमिहार समाज है, यादव समाज है। भूमिहार वर्सेस यादव की लड़ाई में एक राजपूत समाज से उतार देना, इसके मायने क्या निकाले जाए? मतलब वो एक रणनीति उनकी जो रही है कि जैसे मान लीजिए कि 2 शेर लड़ रहे हैं आपस में, एक जैसे बिल्ली वाली कहानी कल आप चर्चा कर रहे थे, तो उसमें कहीं जीत हो जाए उनकी, इस वजह से शायद वो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अब ये सारी परिस्थितियां तो एक तरफ रख दीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी प्रशांत किशोर को थोड़ा बूस्टअप दे रही है, छोड़ दे रही है कि उनको कि जाइए जो करना है कीजिए, उसका घाटा हमको थोड़े होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार डैमेज होते हैं तो घाटा उनका भी होगा। अब नीतीश कुमार की रणनीति पर समझिए आप। एक तरफ जहां ये बातें खूब चर्चा में चल रही है, जिसका नीतीश कुमार के विरोध में भी खड़े लोग, राष्ट्रीय जनता जैसे लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खेल कर रही है, आपको पिंजड़े में बंद करना चाहती है, आपको भारत रत्न देने का नाम हवाला दे करके आपको साइड करना चाहती है राजनीति से। नीतीश कुमार को ये बातें नॉक करके उनके दरवाजे को बताया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार की भी कुछ स्ट्रेटजी चल रही है। अब नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी में आप समझिएगा कि सबसे बड़ी बात
कि मैं देख रहा था कल जब आप RCP सिंह का इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने जो बातें कही और जब जब उनसे आप पूछ रहे थे कि क्या अगला स्टेप आपका होगा, तो वो मुस्कुरा देते थे, कहते थे कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा। चर्चा ये खूब चल रही है कि वो पार्टी बनाएंगे, लेकिन किसी पार्टी के बनने और पार्टी बनाने में ज़रूरत सबसे पहले लोगों की होती है। अगर ये काम जब RCP सिंह बाहर हुए थे जदयू से, इस्तीफा उन्होंने दिया था, तब वो करते तो कहा जाता कि उनके भीतर बहुत कुछ है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे RCP सिंह के लिए। कई लोग की राजनीतिक शून्य में आ गए हैं, कई लोग किसी भी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, कई लोगों को हाशिए पर रखा गया। इस बात को स्वीकार खुद RCP सिंह भी करते हैं। तो क्या RCP सिंह पार्टी बनाएंगे? ये दूर दूर तक नहीं लगता है। मेरी बात जब अमित सिंह से हो रही थी, मैं अब तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अमित सिंह जब उनके साथ थे, जब पार्टी बनाने की बात चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के उनको रिक्वेस्ट किया था। मुस्तफ़ागंज में मुस्तफ़ापुर में एक तरह समझिए कि एक राजधानी बन गई थी, मैंने सेंटर बन गया था, पावर सेंटर बन गया था। वहीं सारे लोग जाते थे, गाड़ी देखिए एक साथ 20-20 25 गाड़ी जाती थी मुस्तफ़ापुर में, दिन भर लोग रहते थे, मीटिंग होती थी, वहाँ से कार्यक्रम बनता था, यात्रा होता था, पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लोगों ने कहा भी था कि आप पार्टी बना लीजिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनको पता था कि वो पार्टी बना करके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके साथ हर तरह के लोग थे। आज उन्हीं की पार्टी में से, उन्हीं के समर्थन से बाहर निकल करके अमित सिंह ने अपनी पार्टी बनाई ना, YSD चला रहे हैं ना। परिस्थिति क्या है, कितने लोग हैं, ये अलग दिगर बात है, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके YSD बना करके ये बताया ना कि हाँ भाई हम पार्टी बना सकते हैं, हम में क्षमता है। इसके बाद आप लाइन एक लंबी फहरिस्त आप जोड़ लीजिए। संतोष महतो, सब कुछ न्यौछावर करने वाले संतोष महतो आज कहाँ हैं? पहले BJP में गए, JDU से आपके कारण वो बाहर हुए, BJP में आपके साथ गए, वहाँ उनको मान सम्मान नहीं दिला पाए आप कैसा काम किए? आप अकेले जाकर के वहाँ ज्वाइन कर लिए। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, आप अकेले जाके दिल्ली में ज्वाइन कर लेते हैं, किसी से कोई मंत्रणा नहीं करते हैं। आपके लिए सभी लोग बिछा करके पलक पावड़ा कि आप कुछ कहिएगा, और कुछ नहीं कहते हैं, आप चुपचाप से जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप संतोष महतो के पास क्या आपने छोड़ा था विकल्प? उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है, बिल्कुल अपना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति नहीं, अभी तो कुछ और बात कह रहे हैं, मैं वहां भी आ रहा हूं। जो आप लोगों से बातचीत हुई है अलग अलग चैनलों पे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं उसकी बात करूंगा। तो संतोष महतो आज जनसुराज के साथ हैं और मान सम्मान भी मिल रहा है। प्रशांत किशोर अपने बगल में बैठाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है। अति पिछड़ा समाज से आते हैं जिसका वैल्यू करते हैं प्रशांत किशोर। तो फिर संतोष महतो इतना मजबूत नेता को आप नहीं समझ पाए, उनकी नहीं सुनी आपने, उनको हाशिए पर ला करके आपके समर्थन, आपके सपोर्ट, आपका शुभचिंतक होना उनको कहीं ना कहीं बड़ी बुरी तरह से फंसा दिया। एक पॉलिटिकल व्यक्ति आपके चलते बर्बाद हो रहा था। जनसुराज सोहेली मेहता पूरी तरह से आपके जदयू में रहते हुए समर्पित नेता के रूप में थी। बहुत सारी उन कठिनाइयाँ उनके सामने हुई, उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी वो आपके साथ रही। संगठन में उन्होंने बेहतर काम किया, महिलाओं को एक सूत्र में बांध करके रखा, और नहीं तो पार्टी की आइडियोलॉजी को विभिन्न मंचों पर रखती रहीं। उनको क्या किया आपने? कुछ नहीं, बेआबरू होकर के उनको जदयू से निकल के भाजपा ज्वाइन करना पड़ा। तो ऐसे लोग, इसके साथ जितेंद्र नीरज की बात कर लीजिए, राजपूतों के अच्छे नेता, बड़े नेता कहे जाते हैं, खूब मेहनत किया, लेकिन नतीजा वही हुआ। उनको BJP में आज भी अज्ञातवास में लगभग मान के चलिए वो हैं। इसके अलावा कन्हैया सिंह, जिन्होंने अपना व्यवसाय तक, जिस चीज़ के लिए कन्हैया सिंह जाने जाते थे, विजन के लिए, विजन क्लास के लिए जाने जाते थे कन्हैया सिंह, कि उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही जो एक सिलसिला शुरू किया था पढ़ाने का और इंजीनियर डॉक्टर बनाने का, वो सारा चीज़ उनका धरा का धरा रह गया। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं, कई पत्रकारों ने भी ये बात कही है कि उन्होंने अपना करोड़ों रुपया आपके पीछे लगा दिया, नतीजा कुछ अज्ञातवास में गए, मजबूरन में उनको भाजपा ज्वाइन करना पड़ा। इतने मजबूत नेता भाजपा में ज्वाइन करने के बाद भी कहाँ है वो? उतने मजबूत नेता किसी भी तरह से सरवाइव करते हुए उनको शिक्षा प्रकोष्ठ में एक जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन फिर भी लेकिन उसके बावजूद भी वो उतना ही तक नहीं न थे। वो लोकसभा लड़ने के उम्मीदवारी के बराबर थे, लोकसभा लड़ने की क्षमता उनमें थी, लेकिन उनको कहाँ आपने छोड़ा? समझाते रह गए, अपना सारा सर्वोच्च आप पर न्यौछावर कर दिया। उस आदमी का क्या किया आपने?
उनके साथ भी आपने छल किया। जी आज जो स्थिति है कन्हैया सिंह के अलावे अभी और कई नाम है, अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा आपके चलते पार्टी से बेआबरू हुए। आपका पोस्टर लगाने के चलते ललन सिंह ने क्या नहीं किया, रातों रात पोस्टर उतारना पड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ। अभय कुशवाहा पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आज एक ही आदमी तो नजर आ रहा है, अभय कुशवाहा, जो आपके चलते बर्बाद तो हो ही गए थे, लेकिन अचानक से राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के आबाद हुए और वहां से एमपी हैं, सिर्फ एक व्यक्ति। इसके अलावा रणवीर नंदन जो आपके चलते बदनाम हुए। रणवीर नंदन आप ही के चलते ना बदनाम हुए जी। कहा गया कि गए थे अनंत सिंह को, आपकी बेटी गई थी वहाँ अरेस्ट करने के लिए, तो इन्हीं की गाड़ी यूज की गई थी। क्या फैक्ट हम नहीं जानते हैं, लेकिन रणवीर नंदन को भी तो बेआबरू होकर के ही ना निकलना पड़ा जदयू से। मतलब एक थप्पड़ लग गया बदनामी का उनको। निश्चित रूप से इतने मजबूत नेता, संगठन करने वाले नेता रणवीर नंदन के बारे में यदि कहा जाए तो आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा तो छात्र जीवन से लेकर के अब तक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, चाहे जदयू में रहे हों या आज भी नीतीश कुमार। आप देख लीजिएगा हर साल उनके यहाँ पूजा में जाते हैं, आज भी नीतीश के साथ उनका रिश्ता वही है, लेकिन चूंकि पार्टी में आपके चलते वो बदनाम हुए, गतिविधियां बिगड़ गई थी, आपके चलते आप बदनाम हुए ना। तो जहां जो व्यक्ति काम करने वाला है उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वो अपने लिए कोई रास्ता चुनेगा ना। उन्होंने भी अपना रास्ता चुना। अब इसमें ये बातें हम क्यों आपसे कह रहे हैं, ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि एक खबर जो है आपने भी उस बात पर मुहर नहीं लगाई है, ना उस बात पर आरसीपी सिंह ने मुहर लगाया है कि वो क्या फैसला करेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि हमारे लोगों को एडजस्ट करना है। किन लोगों को एडजस्ट करना है? जो 4th 5th लाइन में खड़े हैं, जिसका कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। हमको एक आदमी बताइए जो पॉलिटिकल पहचान वाला आदमी हो और वो आपके साथ खड़ा हो, उसके लिए पार्टी आप बना रहे हैं। जो लोग हम जिन नाम गिनवाए, इसमें से 8-9 लोगों का हम नाम गिनवा रहे हैं, इनमें से अभी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो छूट रहे हैं, उतना नाम हम गिना नहीं सकेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं उनके संगठन, मैंने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो पॉलिटिकली पूरी तरह से अवेयर हैं। और सर एक बात और है कि जो आरसीपी सिंह हैं, वो आरसीपी सिंह के कई ऐसे मतलब संगठन के अंदर में व्यक्ति हैं जो अभी फिलहाल जदयू में खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग दल बिल्कुल के साथ में। मैं इसके अलावा भी बोले तो कि 100 से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं। ये सिक्के का एक पहलू है कि क्या करेंगे आरसीपी सिंह। हम बताते हैं कि आरसीपी सिंह करेंगे क्या। जो आप लोगों से बातचीत हुई है उसके अलावा जब मंथन जो हम किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं और जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं उनसे पता किए हैं, उसके आधार पर ये एक पहलू है कि इतने लोगों को बर्बाद करने के बाद वो पार्टी बनाने की बात उन लोग क्यों कह रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे। ऐसा ही कुछ चल रहा था, आपको याद है, जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी विलय करेंगे या फिर उनके साथ समझौता करेंगे, माने गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, ये दो बातें चल रही थी। और हमने कहा था कि सबसे बड़ा अपने जीवन का गलत कदम उठाने जा रहे हैं, वो पार्टी का विलय ही करेंगे और विलय करके सबसे बड़ा माने बुरी स्थिति में आ जाएंगे। और वही हुआ। वक्त से वो समझ गए, बातों को सोच लिया उन्होंने, इसलिए बाहर चले आए। अपनी पार्टी फिर से रीलॉन्च किया उन्होंने दूसरे नाम से, वो भी बड़ी मुश्किल से उनका हो पाया। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ कुछ लोगों का कहना यह है कि वो पार्टी बनाएंगे, दावा कर रहे हैं। कितने लोगों ने तो कूटा ठोक के कहा है कि भाई वो पार्टी बनाएंगे। नाम सब मैं कहता हूं कि पार्टी क्यों बनाएंगे, क्यों पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके क्या करेंगे। वो सही बात, चुनाव लड़ेंगे, किस चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, अपने चेहरे पे। कितने लोग उनको वोट देंगे, कौन सा चुनाव लड़ करके वो लोगों के बीच में गए हैं। आज तक बैकडोर से चुनाव लड़ते रहे हैं। आरसीपी सिंह की इतनी बड़ी पहचान नहीं है, अगर इतनी बड़ी पहचान होती तो 2 साल से अज्ञातवास में नहीं होते। 2022 से अभी तक अज्ञातवास में ना है। जी। अचानक से पटना में लॉन्च किए, जाकर के आप मुस्तफापुर में और दिल्ली में बैठ करके आप बिहार की राजनीति को टुकुर टुकुर देख रहे थे। कभी भी बंसी डाल करके किनारे बैठने वाला आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि उसमें मछली फंसेगी फंसेगी। आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस है, तब जाकर मछली उसमें फंसेगी। लेकिन जाल डालने वाला आदमी तुरंत मछली को जाल डालता है और फंसा करके चाहे 4 आवे 10 आवे लेके चला आया। तुरंत आपके पास कुछ है ही नहीं ऐसा, तो आप क्या कीजिएगा। अब ऐसी स्थिति में जो एक दूसरा उसका सिनेरियो है वो आप गौर से देखिएगा। इन सभी लोगों का राजनीतिक जीवन एक तरह से समझिए कि आरसीपी सिंह ने खत्म कर दिया। ये सभी लोग जब अकेले में बैठते होंगे और उंगली पर जोड़ते होंगे कि हमने 2 साल में क्या पाया, क्या खोया, क्या घाटा हुआ हमें, तो ये निश्चित रूप से अकेले में रोते होंगे। अच्छा,
कारण कि राजनीतिक रूप से इनमें जितने भी लोग हैं, वो एक व्यक्ति का नाम आप बताइए, सिर्फ अभय कुशवाहा को छोड़ करके वो सांसद बन गए, उसके अलावा आप एक आदमी का नाम बताइए जो किसी अच्छी जगह पर हो और जिसको मान सम्मान मिल रहा हो। सभी हाशिए पर हैं, सभी को दूर रखा गया है, मेन फ्रेम में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो फिर आखिर आरसीपी सिंह पार्टी क्यों बनाएंगे? जो आदमी 2 साल पहले नहीं माना इस बात को, आज क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे पार्टी। वो क्या करेंगे? तो वो कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार अभी तक उसके लिए रेडी नहीं हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मनाने के लिए और एक बार फिर से आरसीपी सिंह को ला करके, वो जो नीतीश कुमार के बाद वाला जो वोटर है, यदि नीतीश कुमार अस्वस्थ हुए, नीतीश कुमार किसी कारण से, तो उन वोटरों को, चूंकि वो जमीन पे काम किए हैं, संगठन को देखे हैं, तो ये लोगों को भरोसा है कि ये जो पार्टी है वो पार्टी जीवित रह सकती है। जदयू को जीवित रखने का एकमात्र साधन है कि आरसीपी सिंह को लाया जाए, क्योंकि ये कुशवाहा और कुर्मी की पार्टी है। नीतीश मानेंगे इस पर? अब यही बात आकर के लुकती है, यही सवाल मैं आपसे चाहता भी था आप पूछे हमसे, और इस सवाल का जवाब ये है कि नीतीश मानेंगे नहीं तो मानना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि एक ट्रेंड है। मैं कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूं, जिन नामों को आप देखिए तो इसमें कई लोग हैं जो वापसी किए हैं फिर से। जैसे ललन सिंह पार्टी से बाहर चले गए थे, लंबे समय तक पार्टी से बाहर रहे, नीतीश कुमार के साथ उनकी बहुत तल्ख टिप्पणी सामने आई थी, लेकिन फिर से नीतीश कुमार ने उन्हें स्वीकार किया और एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया और केंद्र में आज मंत्री भी हैं। ये बात ललन सिंह को भी पता है, नीतीश कुमार को भी पता है कि कोई भी राजनीति में दुश्मनी अस्थायी नहीं होती है, न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। तो ललन सिंह की वापसी हुई तो फिर आरसीपी सिंह की क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा कई बार गए, कई बार आए, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आरसीपी सिंह के लिए रास्ता क्यों नहीं खुल सकता है। इसके अलावे ललन सिंह की बात हमने कर ली, हम श्याम रजक की बात कर रहे हैं। श्याम रजक बड़े नेता हैं। श्याम रजक ने क्या नहीं कहा था? सब कुछ कहा था नीतीश कुमार के बारे में, काफी तलखियां थी, लेकिन फिर भी श्याम रजक को उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक बड़ी जिम्मेवारी दी, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। मतलब जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, राष्ट्रीय महामंत्री उन्होंने बनाया। इसके अलावे राष्ट्रीय महासचिव। इसके बाद श्री भगवान कुशवाहा कई बार गए, कई बार आए, पूर्ण सम्मान दिया और उनको एमएलसी तक बना दिया। तो फिर आरसीपी क्यों नहीं? इसके अलावे रमेश कुशवाहा, आप ही ने नाम बताया था कि पहले भी साथ में थे, फिर से साथ में आए और पत्नी अब एमपी भी हैं। इसके अलावा अनंत सिंह का सबसे बड़ा उदाहरण है। अनंत सिंह से बड़ा तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता है ना। AK-47 मिला, सब कुछ हुआ। जब अनंत सिंह और आरसीपी सिंह की लड़ाई में अनंत सिंह की वापसी हो सकती है, तो फिर आरसीपी क्यों नहीं? ऐसी स्थिति में एक पूरा जो पाथ है, जो रास्ता है, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आरसीपी सिंह एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह जिस शर्त पे एंट्री करेंगे, वो शर्त आज भी कहीं ना कहीं पेच फंसा रहा है। मैं इस तरह का है कि आरसीपी सिंह को एंट्री करने से पहले ये कहना होगा कि मेरे साथ जितने लोग बाहर गए थे, उन सभी लोगों को फिर से उनको मान सम्मान के साथ वापस लाया जाए। अगर ये कह के जाते हैं तो ये जनता दल यूनाइटेड को बूस्ट करेगा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं। जैसे जदयू से बाहर हुए, सबको छोड़ करके अकेले भाजपा ज्वाइन कर लिए, जैसे कल ही उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा समझती है आपके सारे नॉर्म्स को। वहाँ जाकर के आपका जो कद था उसको भी कम करना पड़ा। कौन पूछता था? कोई आरसीपी सिंह कहीं नजर आए क्या? लोकसभा चुनाव में भी कहीं नजर आए थे क्या? कोई चर्चा था कि यहाँ से वोट दिलवा देंगे? कोई चर्चा नहीं थी। आज आरसीपी सिंह के लिए जदयू एक सेफ जोन है, अपने घर जैसा है। लेकिन ये तब संभव है जब जितने लोगों का नाम हम बताए हैं, करीब 100 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग दलों में, अलग अलग संगठन में, या फिर राजनीतिक रूप से एकदम बिल्कुल शून्यता की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके, लिस्ट बना करके, और उनको जो जैसा था वैसे सम्मान के साथ उनको बुलाना चाहिए, तभी वो इस बात को स्वीकार करें। और ये थोड़ी टेढ़ी खीर जरूर लगती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार एक बार में मान जाते,
अगर बात सिर्फ आरसीपी की होती, लेकिन आरसीपी सिंह के साथ उतने सारे लोगों को फिर लेके आना है। सोहेली मेहता की बात कर लीजिए, सोहेली मेहता आज भी नीतीश कुमार से उनका रिश्ता ज्यों का त्यों है, आज भी उनको अपना वो राजनीतिक गुरु मानती हैं। रणवीर नंदन आज भी मानते हैं, कन्हैया सिंह आज भी सम्मान करते हैं। ये सभी चीज़ें घुमा फिरा करके वहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को, जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, वो चुप्पी साहब दोनों की है। इनको भी साहब कहा जाता है और उनको भी साहब कहा जाता है। ये ओरिजिनल साहब हैं आरसीपी सिंह, क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं और नीतीश कुमार को साहब कहा जाता है। दोनों साहब की चुप्पी और पेंच, आपने कई बातें जो उनसे पूछी इंटरव्यू में, उसमें नीतीश कुमार का बड़ाई करना जो आज से 15 दिन पहले तक नहीं कर रहे थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें एक राज जो है वो ये है कि अगर आरसीपी सिंह उधर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक रिक्तता आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी से कई लोग हैं जो इस इंतज़ार में आज भी हैं कि अगर आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार उनको मान सम्मान के साथ एक्सेप्ट करें तो वो शिफ्ट कर जाएं। तो ये बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, नीतीश कुमार भी पैंतरा में और जाल बिछाने में मास्टर हैं। बंसी लगा के नहीं चेक करते हैं, जाल फेंक करके मछली निकालने के माहिर हैं और नीतीश कुमार कभी भी जाल फेंक सकते हैं। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार की ये जो चुप्पी है, वो चुप्पी ये है कि आरसीपी सिंह को फिर से वापसी कराया जाए जदयू के अंदर। हालांकि ये सब कुछ अभी जल्दबाजी होगा कहना कि हाँ सब कुछ फाइनल हो गया है। 3 महीने का समय आरसीपी सिंह ने दिया है, देखते हैं क्या कुछ बदलाव इस 3 महीने के अंदर होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।